ठीक है, चलिए हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम क्या कर रहे थे? कल हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जेईई मेंस के। तो आज भी इलेक्ट्रोस्टैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमें देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, आप 1 मिनट लीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होगा, फिर आप मैच करना कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं, ठीक है। अगर आप कोई मिस्टेक करते तो मैच करना कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और 1 मिनट का टाइम लीजिए और बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हमें ए और बी का एसआई यूनिट बताना है कि कितना होगा। तो यूनिट और मेजरमेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि दो चीजों का यूनिट सेम होता है तभी वो जुड़ता है। इसका मतलब क्या? x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x और y क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। तो x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और b डिवाइड बाई वाई क्यूब, इन दोनों का यूनिट सेम होगा तभी तो यहाँ पे प्लस है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों का यूनिट सेम है और इनका यूनिट कितने के बराबर होना चाहिए? जो यूनिट होगा ई का उसके बराबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ई का यूनिट। ई का यूनिट कैसे पता करें, ठीक है। ई का यूनिट याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो क्या करें? हमें ई का ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिसमें बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी का हमें यूनिट पता हो। अगर ऐसा है तो हम उसकी सहायता से, बाकी क्वांटिटीज की सहायता से ई का यूनिट हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी फॉर्मूला हो सकता है जिसमें बाकी क्वांटिटी का आपको यूनिट पता हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूं पहला का सॉल्यूशन ये। तो F इक्वल टू होता है QE, ये फॉर्मूला हो गया। मुझे यहाँ पे F का यूनिट पता है, मुझे यहाँ पे Q का यूनिट पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? E का यूनिट निकाल सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? पहले तो E बराबर F डिवाइड बाई Q, मुझे इनका यूनिट निकालना है, E का यूनिट निकालना है। तो F का यूनिट होता है न्यूटन डिवाइड बाय Q का यूनिट होता है कूलम। तो मैं इसको लिख सकते हो न्यूटन कूलम की पावर -1। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, ठीक। अब देखिए इतना का यूनिट कितने के बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के। तो मैं क्या करूंगा? a x स्क्वायर का यूनिट बराबर है a c इनवर्स। तो a का यूनिट किसके बराबर होगा? ये इधर जाएगा तो x का यूनिट क्या है? मीटर। x स्क्वायर का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर c का इनवर्स। कोई ऑप्शन मैच किया क्या? ये किया क्या? नहीं। ये किया क्या? ये भी नहीं। ये किया क्या? नहीं। ये किया क्या? हाँ, ये कर लिया। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आएगा।
आप ये भी सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए ये देखते हैं, b डिवाइड बाई वाई क्यूब, इसका यूनिट क्या है, e के बराबर है इतना। तो b का यूनिट कितना होगा, y का यूनिट मीटर, तो y की पावर क्यूब का यूनिट मीटर क्यूब, तो a मीटर क्यूब c इनवर्स d। ठीक है, तो ये आ गया। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन में चलूंगा। ठीक, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब क्यूबॉइड का डायमेंशन हमें दे दिया गया है इतना। एक चार्ज पार्टिकल क्यू को किसी एक सरफेस है ए, उस जिसका एरिया है 4a², उसके सेंटर पे रखा गया है। तो हमें बताना है कि एस के अपोजिट वाले सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि क्वेश्चन क्या हो रहा है ये बात हमें अच्छे से समझ आए।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमेंशन कितना है 2l 2l और l, ये वाला जो हाइट है रूम का वो l है, लंबाई और चौड़ाई जो है 2l है और 2l है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, एक सरफेस मान लेता हूं, ये वाला ऊपर वाला जो सबसे ऊपर, आप अपने रूम के बारे में सोचिए, अब जो छत है उसका वो क्या हो गया, एस हो गया, एस वाला सरफेस। ठीक है, इसी छत पे इसी सरफेस के सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके अपोजिट में हमें क्या निकालना है, यानी कि जमीन में हमें निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है कि जमीन से कितना फ्लक्स होके गुजरेगा, ये वाले पार्ट में। ये जमीन हो गया, इससे कितना फ्लक्स होके गुजरेगा, इस बात का हमें पता लगाना है। ये आपका जमीन वाला पार्ट हो, इस पार्ट से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो होता क्या है कि अगर एक रूम है, रूम के सेंटर पे एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे अगर चार्ज हो तो क्या होता है, फ्लक्स कितना निकलेगा, गॉस लॉ के हिसाब से Q इक्वल टू फाई इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ के हिसाब से इतना फ्लक्स होना चाहिए। ये अगर आपका रूम है, इसका हाइट 2l, ये 2l और ये 2l और सेंटर में, रूम के सेंटर में, क्यूब के सेंटर में आपका चार्ज रखा हो, तब का केस है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया है कि ऊपर वाला जो दीवार, ऊपर वाला जो आपका छत, वो नीचे कर दिया गया है। कहां पे ला दिया गया है, जहां पे चार्ज होता है आप रूम के। अब आप सोचिए कि आपके रूम में जो सेंटर जहां पे चार्ज है उससे होकर ऊपर वाला छत गुजर रहा है। इन्होंने क्या क्या दे दिया है, कंडीशन में जो दिया है, वो रूम जो होता है उसका आधा वाला पार्ट दिया है। ये इतना ही मैं बड़ा ऊपर और रख दूं, ये रख दिया अभी, इतना ही बड़ा इसी को कॉपी करके इसके ऊपर रख दूं तो पूरा का पूरा केस ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसके पूरे से इतना फ्लक्स जा रहा है, तो इसके जमीन वाले पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा, इस वाले पार्ट से 6 साइड है इसके, सभी साइड से होके इतना जा रहा है, तो एक साइड से होके कितना जाएगा, 6 साइड से होके इतना जा रहा है, तो एक साइड से कितना जाएगा, Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये केस भी कोई अलग नहीं है, सेम है, बस इसमें क्या बोल दिया, ये ऊपर वाला जो सरफेस को नीचे दबा दिया, लेकिन हमें उस सरफेस से कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो नीचे वाले सरफेस से मतलब। तो क्या होगा, इस चार्ज से इसकी दूरी तो चेंज नहीं हो रही, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा है, नहीं नीचे वाला जो जमीन है उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नीचे वाले से फ्लक्स क्या आएगा, नीचे वाले पार्ट से जमीन से क्या आएगा, फ्लक्स सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। एक क्यूब के से टोटल इतना फ्लक्स जाता है, क्यूब के एक पार्ट से, 6 पार्ट हुए, 6 साइड हुआ उसका, उसके एक साइड से इतना जाएगा, 2 साइड से मल्टीप्लाई 2, 3 साइड से मल्टीप्लाई 3 और 6 साइड से, यानी कि पूरे क्यूब से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो इतना आ जाएगा। सेम केस है, कोई अलग नहीं है, बस छत की हाइट, आपका क्यूब की हाइट इस वाले केस से आधा कर दिया गया, अंतर उतना, लेकिन हमें उस बात से मतलब नहीं, हमें क्योंकि नीचे वाले पार्ट से, नीचे वाला पार्ट जो है उससे निकालना है, तो नीचे वाला पार्ट तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, ये लिखिए, फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे।
ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन। एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, ठीक है, इसे दो भागों में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है और उनके बीच के डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाता है। अब बताइए कि किस प्रकार से हम इसको बांटे कि जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम। दो 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को दो पार्ट में हमने बांटा। चलो ये बांट सकते हैं, इस तरीके से बांट सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें से किसी भी चीज को, किसी भी को आप जोड़ के देखिए 4 माइक्रोकूलम ही है, लेकिन किस तरीके से बांटे कि उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या हो, मैक्सिमम। तो क्या कर सकते हैं, देखिए फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट है। R तो कांस्टेंट बोल ही दिया है, ठीक है, R कांस्टेंट इसमें बोला है। तो A प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब इन दोनों चार्ज को आप मल्टीप्लाई करो और जिसमें मैक्सिमम आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आए वहां पे फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो चारों ऑप्शन में आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो किन में मैक्सिमम आता है। पहला में कितना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, दूसरा में 4 आएगा, तीसरा में 0 आ गया और इसमें किसमें ज्यादा आएगा, जिसमें ज्यादा आ जाए वो सबसे ज्यादा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये तो 4 हो गया, ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 का आधा, कितना आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 0. ये होगा 125, कितना हो, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये कितना होगा, सबसे पहले तो 2.5 लिख सकते हैं, उसके बाद हमें आधे से करना है 2.5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 3.75 के लगभग ऐसा कुछ आएगा। तो ये भी हो गया 3.75। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, सबसे ज्यादा हुआ आपका 4 वाला, ये बी। तो इस केस में जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, फोर्स मल्टीप्लिकेशन इस केस में सबसे ज्यादा आ रही, तो फोर्स भी क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। तो Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम हो और Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम हो, तब जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका बी, ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो फिर ठीक है, आपका आज का क्लास यहीं तक था और अगला टॉपिक देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।